हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। हमारी बिजनेस स्टडीज़ की मैराथन चल रही है। आज है डे 2 और ये वीडियो प्रिपेयर हो रहा है हमारे पार्ट 4 का, जो वीडियो बेस्ड होने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे करना है और किस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं, क्या क्या टॉपिक मेन है, कैसे पूरा चैप्टर कवर करना है। दोस्तों सब कुछ हर एक चीज़ के ऊपर फोकस करके ये वीडियो में लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर करेंगे दोस्तों वन शॉट में। तो शुरू करते हैं टाइम में वेस्ट करते हुए। एक चीज़ और बता दूँ, एग्ज़ाम परसों है आप लोगों का, आप लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। इस तैयारी को चार चांद लगाने के लिए आप हमारी ऐप पर जाके हमारा बिजनेस स्टडीज़ एग्ज़ाम एनालाइज़र, जो हमारा बहुत शानदार कोर्स है दोस्तों बिजनेस स्टडी के सैम्पल पेपर के ऊपर बेस्ड, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परफॉर्मेंस होगी लाजवाब और आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की जिम्मेदारी होगी हमारी। दोस्तों शुरू करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मुझे मैक्सिमम फंड्स को एक्वायर करना है और उन्हीं मैक्सिमम फंड्स को एलोकेट करना है और ऐसे पॉसिबल मैनर में एलोकेट करना है जिसका यूजेज बेस्ट से बेस्ट हो पाए। अर्थात फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड्स के अराउंड घूमता है। एक होता है प्रॉपर एक्वायरिंग और एक होता है प्रॉपर एलोकेशन। एक्वायरिंग का मतलब पैसा लेकर आना और एलोकेशन का मतलब पैसा बांटना, और ऐसी ऐसी जगह पर बांटना या इस तरीके से इन्वेस्ट करना, इस तरीके से उस पैसे का यूज करना ताकि मेरा बिजनेस मैक्सिमम ग्रो कर पाए। सिंपल भाषा में मैं कह सकता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद फाइनेंसिंग ऑफ फंड्स। फाइनेंसिंग बेसिकली मीन्स एक्वायरिंग द फंड्स, ठीक है। एलोकेशन ऑफ फंड्स बेसिकली मीन्स इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन सच अ मैनर सो दैट डिविडेंड यील्ड कैन बी इंक्रीज। अर्थात मुझे फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है ताकि मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊं और उस इन्वेस्टमेंट से मेरा रिटर्न इतना अच्छा हो, उस इन्वेस्टमेंट से मेरा रिटर्न इतना अच्छा खासा हो कि मैं अपने डिविडेंड को इंक्रीज कर पाऊं। यही है दोस्तों हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव और यही है दोस्तों हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेन, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर। भाई फंड्स को लेकर आना है, फंड्स को बांटना है और उसके बाद जो अर्निंग होगी उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है बाद में, बेस्ट से बेस्ट यूज करना है और एक आइडियल सोर्स ऑफ फाइनेंस हमेशा एस्टैब्लिश करना है, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दोस्तों 3 डिसीजन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके ऊपर 99.99% आपका केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा। 3 डिसीजन है दोस्तों हमारे। पहले डिसीजन का नाम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरे का नाम फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरे का नाम डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। जहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात चलती है दोस्तों, आपके सामने पिक्चर में भी नजर आ रहा है, जो हमारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है या फाइनेंशियल मैनेजर होता है, वो 3 डिसीजन लेके चलता है। जिसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वो सोचता है कि कितना पैसा हमारा फिक्स्ड एसेट में लगेगा और कितना पैसा हमारे वर्किंग कैपिटल या हमारे जो डे टू डे करंट एसेट्स हैं उनमें लगेगा, ठीक है। जबकि फाइनेंसिंग डिसीजन में वो सोचता है कितना पैसा मुझे डेट से लेना है, कितना पैसा मुझे इक्विटी से लेना है, और डिविडेंड डिसीजन में वो सोचता है कितना पैसा मेरे को रिटेन करना है और कितना पैसा मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड के रूप में। हर उसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब फिक्स एसेट में कितना लगाना है, करंट एसेट में कितना लगाना है, डेट से कितना लेना है, इक्विटी से लेना है कितना है, ठीक है, कितना रखना है, कितना बांटना है। तो हर चीज़ 2 प्रोस्पेक्टिव पे चल रही है, ठीक है। तो आपको दोनों प्रोस्पेक्टिव को बहुत बैलेंस तरीके से मैनेज करके चलना है हर डिसीजन के अंदर। सबसे पहला दोस्तों मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर मैं इस बारे में डिस्कशन करता हूं कि मेरे को कितना पैसा फिक्स एसेट में लगाना है और कितना पैसा मुझे अपनी करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करके चलना है। अर्थात कितना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगेगा और कितना पैसा मेरा शॉर्ट टर्म के लिए लगेगा, ये मुझे सोच के चलना है। इसके अलावा मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी करता हूँ कि मेरे फिक्स एसेट कितने कितने प्रकार के होंगे, कैसे कैसे होंगे, लैंड में कितना पैसा लगाना है, बिल्डिंग में कितना पैसा लगाना है, मशीन में कितना पैसा लगाना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करके चलता हूँ। ऐसे ही मैं करंट एसेट को ब्रेक करता हूँ कि कितना पैसा मुझे कैश में मेंटेन करके चलना है, कितना पैसा मुझको इन्वेंट्री के रूप में मेंटेन करके चलना है। हर चीज़ के बारे में सोच के चलता हूँ दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। और जो हमें फिक्स एसेट वाला डिसीजन होता है उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं और सिंपल भाषा में उसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यही मेरा मेन डिसीजन है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा लगता है और ये पूरे बिजनेस के रिस्क को एनालाइज करने के बाद लिया जाता है और ये इरिवर्सिबल होता है, वापस आने वाला नहीं है, नुकसान करा के ही मानेगा अगर सही से नहीं लिया गया तो, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर है जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करके चलते हैं दोस्तों? पहला पॉइंट हमारा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रोजेक्ट का कैश फ्लो देख के चले। हमेशा कैश इनफ्लो ज़्यादा हो, आउटफ्लो कम हो, अर्थात आना ज़्यादा चाहिए, जाना कम चाहिए, तभी कुछ बचेगा, नहीं तो बचने वाला नहीं है। दूसरा रेट ऑफ रिटर्न।
आप सारे रेट ऑफ रिटर्न मेजर करके चलिए, जितने प्रोजेक्ट हैं उन सबके रिटर्न कितने कितने हैं। प्रोजेक्ट वो वाला चूज करना जिसका रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। रिस्क भले चाहे ज़्यादा हो जाए लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा ही होना चाहिए, ध्यान रख के चलेंगे। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, इसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, इंटरेस्ट रेट अमाउंट, पे बैक पीरियड मेथड, इन सबको एनालाइज करके चलता हूँ। कितने टाइम में पैसा चुका दूंगा, कितने टाइम में प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, कितने टाइम में एसेट मेरा हो जाएगा, इन सब बातों के बारे में मैं सोच के चलता हूँ दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करूँ दोस्तों, जिसको मैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कहता हूँ, इसके जो फैक्टर्स हम लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के। फिलहाल ये कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, बिजनेस शॉक और सरप्राइज को अवॉइड करने में हेल्प करता है, ये आपके बिजनेस की फ्लक्चुएशन से आपको बचाने की कोशिश करता है, ये रिड्यूस करता है वेस्टेज को, डुप्लीकेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग को लिंक करता है, और ये कंट्रोलिंग टेक्निक को ईजी बनाता है ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाएँ कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है या बेकार चल रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। एक बार रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं। फिर मैं बात करूंगा फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में। फाइनेंसिंग डिसीजन कंसर्न है कितना पैसा मुझे डेट से लेना है, कितना पैसा मुझे इक्विटी से लेना है, क्योंकि मेन जो पैसा होता है बिजनेस में दोस्तों, दो सोर्स से आता है, एक डेट और एक इक्विटी। डेट इक्विटी का मतलब, डेट डजंट मीन्स ओनली डिवेंचर, डेट का मतलब वो कोई भी सोर्स जो कि बोरोड फंड का हो, चाहे वो आपका डिवेंचर हो, चाहे वो आपका लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ट्रेड क्रेडिट हो सकता है दोस्तों, वो हमारा पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है, बहुत सारे सोर्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे डेट में आते हैं। जबकि इक्विटी में आपके रिटेन अर्निंग, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। तो कितना पैसा मुझे डेट से लेना है, कितना पैसा मुझे इक्विटी से लेना है, ये मुझे सोच के चलना पड़ेगा दोस्तों। इसी को हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हुए आपको बहुत सारे फैक्टर्स को रीड करके चलना पड़ता है ताकि आप एक प्रॉपर और ऑप्टिमम और बेस्ट फाइनेंसिंग डिसीजन ले पाए। और हमेशा ध्यान रखिए चाहिए कि आप फाइनेंसिंग डिसीजन में इस बात को हमेशा इंश्योर करके चलेंगे, जो भी आप सोर्स ऑफ फाइनेंस चूज कर रहे हो उसकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए और आपके बिजनेस के लिए हमेशा फेवरेबल होना चाहिए। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब इसके फाइनेंसिंग डिसीजन के दोस्तों जितने भी फैक्टर हैं वो सबके सब फैक्टर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर में रिपीट होंगे। आई रिपीट, फाइनेंसिंग डिसीजन वाले जितने भी फैक्टर हैं जो कि हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को फैक्ट करके चलते हैं, वही सारे फैक्टर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को भी फैक्ट करते हैं, तो हम उसको वहीं पे कवर करेंगे। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर वाले फैक्टर ही याद करो, आपको फाइनेंसिंग वाले याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक्चुअल में एक ही हैं, दोनों के पॉइंट एज इट इज रिपीट हुए हैं पूरे, बस कैपिटल स्ट्रक्चर में 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, बाकी सारे पॉइंट फाइनेंसिंग वाले हैं। तो आप वहां पे भी देख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो मुझे लगता है आप पता चल चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जिसका नाम है दोस्तों डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब है कंपनी अपने प्रॉफिट को कमाने के बाद, उसमें जो एक्सटर्नल लायबिलिटी उसको सेटल करने के बाद कितना पैसा रिटेन करेगी और कितना पैसा डिविडेंड के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, इसी को डिविडेंड डिसीजन कह के चलते हैं दोस्तों। इसका मतलब हाउ मच अमाउंट विल बी रिटेन्ड एज रिटेन अर्निंग एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। तो आपको ये सोच के चलना है, दिमाग पे जोर डालना है कि कितना पैसा मैं रखूंगा और कितना पैसा मैं शेयर होल्डर्स में बांट दूंगा डिविडेंड के रूप में। इसी को दोस्तों हम कह के चलते हैं डिविडेंड डिसीजन। बहुत सारे फैक्टर है जो डिविडेंड डिसीजन की बैंड बजाने में कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर आपकी अर्निंग ज़्यादा है तो आप डिविडेंड ज़्यादा देंगे, अगर आपकी अर्निंग कम है तो आप डिविडेंड भी कम देंगे। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है तो आप बहुत अच्छा खासा डिविडेंड बांट सकते हो और कॉन्फिडेंट मैनर में अपने बिजनेस को लेकर चल सकते हो। लेकिन आपकी अर्निंग अगर अनस्टेबल है तो वो कॉन्फिडेंस चूर चूर हो ही जाता है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक स्टेबल डिविडेंड बांटे जा रहे हो तो ये आपकी कंपनी की इमेज को बहुत अच्छा करेगा, जिसका एग्जाम्पल है दोस्तों आईटीसी। आईटीसी का हर साल का अच्छा डिविडेंड है, इसलिए लोग आईटीसी के अंदर पैसा लगाना पसंद करते हैं। आईटीसी वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया का और वो डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी देता है, इसलिए जिन लोगों को डिविडेंड की इनकम चाहिए होती है वो हमेशा आईटीसी में पैसा लगा के चलते हैं। ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद आते हैं हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ में तो वो डिविडेंड थोड़ा कम बांटती है और रिटेन ज़्यादा रखती है। ध्यान रख के चलेंगे। अगला कैश फ्लो पोजीशन। वही सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी खासी कैश फ्लो पोजीशन है आपकी, तो आप डिविडेंड अच्छा खासा दे सकते हो। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो आप ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे पाओगे। अगला शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अगर आपके शेयर होल्डर आपसे डिविडेंड अच्छा चाहते हैं तो आपको उनको अच्छा देना पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं और ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजर का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करना है, अर्थात मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होना चाहिए। ये मेरा सबसे मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ध्यान रख के चलेंगे। इसलिए अगर शेयर होल्डर चाह रहे हैं कि ज़्यादा डिविडेंड मिले तो आपको ज़्यादा देना चाहिए। उसके बाद टैक्सेशन पॉलिसी है दोस्तों। ये टैक्सेशन पॉलिसी कहती है कि जो डिविडेंड होता है वो टैक्स फ्री होता है शेयर होल्डर के हाथ में।
अगर टैक्स ज़्यादा लग गया तो डिविडेंड बटेगा ही कम, और अगर टैक्स कम लगा तो आपको डिविडेंड ज़्यादा मिल सकता है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अगर आप मार्केट में अच्छा डिविडेंड बांटते हैं तो स्टॉक मार्केट आपके फेवर में डेवलप होगी और बहुत सारे लोग आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे, तो इससे आपकी कंपनी की वैल्यू एंड गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। तो अच्छा डिविडेंड बांटेंगे तो आपकी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज ही होगी, ध्यान रखे चलेंगे। उसके बाद एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, जो कंपनीज बहुत आसानी से शेयर मार्केट से पैसा ले लेती है, जिनकी इमेज ही बहुत ज़्यादा रॉयल है, ग्लोबल इमेज है, जिनको सबको जानते हैं, ऐसी कंपनी रिटेन अर्निंग रखती नहीं है, वो पैसा बांटती है डिविडेंड में, दोनों हाथों से लुटाती है, क्योंकि उसकी इमेज बहुत अच्छी है। इसका मतलब उसको जब भी पैसे की जरूरत होगी वो पब्लिक से लेगी, पब्लिक तैयार खड़ी है पैसा लेके कि भाई ले लो, हमारा पैसा ले लो। तो ऐसी कंपनी कभी भी डिविडेंड में कोई कंजूसी नहीं करती, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड बांटती है और रिटेन अर्निंग बिल्कुल भी नहीं रखती, आप बहुत कम रखती है, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद लीगल कॉन्स्टेंट है। लीगल कॉन्स्टेंट में दोस्तों आप अपने करंट ईयर प्रॉफिट और पास्ट ईयर प्रॉफिट से डिविडेंड बांट सकते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। और कॉन्टेक्चुअल कॉन्स्टेंट, अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है तो पहले आपको वो लोन चुकाना होगा, उसके बाद ही आप अपनी ऑटोनॉमी के साथ अपने डिविडेंड डिसीजन को ले सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जितना बांटना चाहे बांट सकते हैं, पहले उनका लोन चुका दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा आता है जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअल में एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन को लिंक करके चलता है। अर्थात कितना पैसा लगाना है, कहाँ लगाना है, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ लगेगा, इन दोनों को जब मैं मिलाता हूँ और फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ दोस्तों, इसी को फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है। ये ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों केस स्टडी के लिए। केस स्टडी आती है इसके ऊपर। फाइनेंशियल प्लानिंग ब्लूप्रिंट है फर्म के फ्यूचर ऑपरेशन का, भविष्य में क्या क्या करना है सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। इसके दो ऑब्जेक्टिव है, पहला जब जब पैसे की जरूरत पड़े तब तब मेरे पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए, और दूसरा मैं कभी भी अननेसेसरली पैसा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ऑब्जेक्टिव, ध्यान रख के चलेंगे। फिर आती है इसकी इंपॉर्टेंस में बताया गया है कि ये आपकी फोरकास्टिंग करने में हेल्प करती है कि फर्म कैसे कैसे अपने सिचुएशंस को बेटर बना सकती है। ये बिजनेस के शॉक और सरप्राइज को अवॉइड करने में हेल्प करती है। ये अलग अलग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके चलती है। ये डिटेल एक्शन प्लान होता है आपका कि जिससे आपके एफर्ट कम से कम लगे, डुप्लीकेशन कम से कम हो, और गैप जो प्लानिंग है उसको फिलफिल करने की कोशिश करती है। ये प्रेजेंट और फ्यूचर को लिंक करती है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिसीजन को लिंक करती है, और ये आपको इवैल्यूएशन का भी मौका देती है बाद में कि आपने सब कुछ जो सोचा था वो अचीव करा या नहीं करा। ध्यान रख के चलेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग होगी तभी फाइनेंशियल कंट्रोलिंग होगी और चेक करा जाएगा कि जो मैं सोच रहा था वैसा हुआ या नहीं हुआ। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जिसका नाम है फाइनेंशियल लिवरेज, जिसको मैं ट्रेडिंग और इक्विटी के नाम से भी जानता हूँ और कैपिटल गियरिंग भी कहता हूँ। कैपिटल गियरिंग इसका नाम काफ़ी यूनिक है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को नहीं पता होगा, इसका नाम कैपिटल गियरिंग भी है। कैपिटल गियरिंग या ट्रेडिंग और इक्विटी कहता है कि जब मैं अपने कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को लेता हूँ तो मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा होता है। अर्थात डेट को लेने से मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। मुझे इस बात को जस्टिफाई करके दिखाना है तो मैं आपको जस्टिफाई करके दिखाता हूँ। आपके सामने दोस्तों एक एग्जांपल आ चुका है, ध्यान से सुनेंगे इस एग्जांपल को, ठीक है। दो कंपनीज है ए और बी, दोनों के पास कैपिटल 10 लाख रुपए की अरेंज करनी है, आपको दोनों का ईपीएस निकालना है, ठीक है। जो ए कंपनी है दोस्तों उसने सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल दैट इज शेयर से लिया है, जबकि जो कंपनी बी है उसने कुछ पैसा लिया है शेयर से, दैट इज 4 लाख रुपए शेयर से लिया और 6 लाख रुपए उसने लोन लिया है, डेट लिया है दोस्तों, ठीक है। इनका आपको EBIT ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है दोस्तों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है 3 लाख रुपए, दोनों 3-3 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं। सबसे पहले ए कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने लोन लिया ही नहीं है, ठीक है। जबकि बी कंपनी को 90,000 का इंटरेस्ट देना है क्योंकि उसके पास 6 लाख रुपए का लोन है और 15% की उसकी इंटरेस्ट बैठती है दोस्तों, ब्याज बैठती है। तो 6 लाख का 15% होता है दोस्तों हमारा 90,000। सबसे पहले वो 90,000 को दे देगा इंटरेस्ट के रूप में। उसके बाद आएगा हमारा दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है दोस्तों, ए कंपनी का 3 लाख रुपए और बी कंपनी का 2,10,000 रुपए आपके सामने आ चुका है। अब मैं टैक्स दूंगा, टैक्स दोस्तों 50% का है, 50% का टैक्स है। 3 लाख का 50% 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख कट गया, 1.5 लाख बचा, और 2,10,000 का 50% दोस्तों 1,05,000 रुपए कट गया, 1,05,000 रुपए ही बचा दोस्तों। आपके सामने यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ चुका है। अब आपको इसको ईपीएस में कन्वर्ट करना है। ईपीएस में इसको कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों मैं शेयर से डिवाइड करूंगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं दोस्तों, ए वाली कंपनी के लिए आपको जैसे मैंने बताया कि टोटल 10 लाख रुपए लिए हैं और एक शेयर 100 रुपए का है, तो इसने यकीनन 10,000 शेयर इशू करे होंगे। आई रिपीट 10,000 शेयर इशू करे होंगे 100 रुपए के हिसाब से दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। जबकि बी कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए लिए हैं शेयर से, तो 4 लाख अपॉन 100 अगर मैं डिवाइड करता हूं दोस्तों सिर्फ 4,000 शेयर इशू करे हैं। तो पहले केस में आपको 1.5 लाख को डिवाइड करना 10,000 से, 15 रुपए आएगा, और दूसरे केस में 1,05,000 को आपको डिवाइड करना है 4,000 से, 105/4, ये आपका आएगा दोस्तों 26.25 के आसपास, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले वाले केस में ईपीएस हमारी सिर्फ 15 रुपए की है, जबकि बी वाले केस में हमारी ईपीएस 26 रुपए 25 पैसे की आ रही है
बेनिफिट ज़्यादा है। तो इसका मतलब है जिस केस में डेट है, लोन है, उसमें हमारी ईपीएस ज़्यादा है। मुझे इसी बात को जस्टिफाई करके दिखाना था दोस्तों। तो ईपीएस तभी बढ़ती है जब आप अपने टोटल कैपिटल में डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं दोस्तों, नहीं तो आपकी ईपीएस कभी बढ़ने वाली नहीं है। इसी टॉपिक को हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख के चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि ऑनर जो है बिजनेस का, वो डिसाइड करता है कि उसको कितना पैसा जो है डेट से चाहिए और कितना पैसा इक्विटी चाहिए, अर्थात कितना पैसा बोरोड फंड से आएगा और कितना पैसा ऑनर फंड से ही आएगा। इसी को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे डेट और इक्विटी का सम है दोस्तों, सम है, कितना डेट कितना इक्विटी, इसी को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कह के चलते हैं। अब इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करके चलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला कॉस्ट ऑफ डेट। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ डेट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आपको लोन बहुत महंगा पड़ रहा है, तो आप लोन मत लो। डॉक्टर ने थोड़ी ना कहा लोन लेने को, अगर लोन महंगा पड़ रहा है तो लोन ना लो, क्या ले लो, इक्विटी ले लो। दूसरा मेरा पॉइंट आता है टैक्स रेट। अगर टैक्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टैक्स है, तो आपको डेट लेना चाहिए, क्योंकि टैक्स को बचाने के लिए डेट या डिवेंचर एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो जब भी टैक्स रेट ज्यादा होता है दोस्तों, तो मैं हमेशा डेट प्रेफर करता हूं। आई रिपीट, जब जब टैक्स ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैं डेट लूंगा, क्योंकि टैक्स को बचाने के लिए मुझे डेट का सहारा लेना पड़ता ही पड़ता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगला आता है दोस्तों मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है दोस्तों कि आपका जो रिटर्न होना चाहिए वो हमेशा आपके कॉस्ट ऑफ डेट से बड़ा होना चाहिए, अर्थात आपके पास रिटर्न आए ज़्यादा, आपको प्रॉफिट हो ज़्यादा और आपकी कॉस्ट आए कम से कम, तभी फायदा है इन्वेस्ट करने का, नहीं तो इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। हमेशा रिटर्न बड़ा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट से, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर आपको लग रहा है इक्विटी की कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, या फिर इक्विटी शेयर बहुत महंगे पड़ रहे हैं, इसलिए आपके पास ज़्यादा बेटर है कि आप क्या ले लें, डेट ले लें। अगला पॉइंट हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा डेट ले लेते हैं तो आपके सारे एसेट मॉर्गेज हो जाएंगे और आप फ्यूचर में डेट नहीं ले पाएंगे, तो एक लिमिट से ज़्यादा डेट लेना भी खतरनाक है। अगला इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अगर आप बहुत जल्दी इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डेट ले सकते हैं दोस्तों। अगला रिस्क कंसिडरेशन। अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो शौक से डेट लीजिए, अगर आप खतरे नहीं पसंद करते हैं तो आपको इक्विटी लेना चाहिए। अगला कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत साउंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप डेट ले सकते हैं, और अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन पुअर है, वीक है, तो आपको इक्विटी लेना चाहिए। उससे अगला पॉइंट दोस्तों फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब शेयर इशू करने में जो भी खर्चा आता है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। अगर शेयर इशू करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो गो फॉर डेट, और अगर खर्चा कम आ रहा है तो गो फॉर शेयर। ठीक है, और उसके बाद स्टॉक मार्केट कंडीशन। दोस्तों ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट दो तरह के फेज से गुजरती है, एक का नाम है बुलिश, एक का नाम है बियरिश। बुलिश फेज का मतलब जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, ग्रीन 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 ग्रीन, और बियरिश फेज वो जब मार्केट रेड 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 रेड। ठीक है, जब मार्केट बुलिश फेज में होती है तो इक्विटी शेयर बहुत आसानी से बिक जाते हैं, हर इंसान इन्वेस्ट करना पसंद करता है। लेकिन जब मार्केट बियरिश फेज में होती है, मार्केट टूट रही होती है, तो लोग उसके अंदर पैसा लगाना पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, तो वो बियरिश फेज कहलाता है दोस्तों। बुलिश फेज में हर इंसान सवारी करेगा, बियरिश फेज में कोई सवारी करना पसंद नहीं करेगा। तो बुलिश फेज में इक्विटी शेयर इशू होते हैं, जबकि बियरिश फेज में कंपनी को डेट लेना पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। और एक पॉइंट और है हमारा कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब है अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो आपका कंट्रोल कंपनी में से कम हो जाएगा। अगर आप कम करना चाहते हैं तो शौक से इक्विटी शेयर इशू करिए, अगर आप नहीं करना चाहते देन गो फॉर डेट। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारे पास आता है जिसका नाम है फिक्स कैपिटल डिसीजन। हमारे दोस्तों फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फिक्स कैपिटल क्या होती है मैंने आपको बताया था। फिक्स कैपिटल वो पैसा है जो आपको अपने बिजनेस के प्लांट एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग में लगाना पड़ता है। ये हमारे बिजनेस के सारे फिक्स एसेट होते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को फैक्ट करके चलते हैं। पहला पॉइंट नेचर ऑफ बिजनेस। दो तरह के नेचर है दोस्तों, एक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग, एक का नाम है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है, ट्रेडिंग में कम चाहिए होती है। मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा, ट्रेडिंग में कम। दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशन। दो तरह के स्केल होते हैं दोस्तों, एक लार्ज स्केल, एक स्मॉल स्केल। एक लार्ज स्केल, एक स्मॉल स्केल। अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल का है, बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है, बहुत बड़े स्केल पे, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, और आपका बिजनेस छोटे स्केल का है तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी दोस्तों कम हो जाएगी। उससे अगला पॉइंट चॉइस ऑफ टेक्निक। दो तरह की टेक्निक होती है दोस्तों, एक का नाम है लेबर इंटेंसिव, एक का नाम है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में मशीनों का सहारा लिया जाता है, लेबर इंटेंसिव में लेबर काम करती है। अगर आपको मशीनों से ही काम कराना है सारा का सारा, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मशीनरी हमारी फिक्स कैपिटल में आती है, ध्यान के चलेंगे। अगला टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर आपको बीमारी है बार बार टेक्नोलॉजी बदलने की, जो कि अच्छी बात है, बीमारी नहीं, पॉजिटिव फैक्टर भी है। अगर आप बार बार में आपको अपग्रेड बनाना चाहते हैं तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि नई मशीनों के लिए पैसा तो लगता ही है दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब अगर आप बहुत लंबे टाइम तक तरक्की करना चाहते हैं तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। अगर आपको लीज पे मिल जाती है कोई ज़मीन,
लैंड बिल्डिंग लीज पे मिल गई तो आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने आप ही कम हो जाएगी। उसके बाद कोलैबोरेशन है, 1 से भले 2, 2 से भले 3 और 3 से भले 10, सीधी सी बात है। जितने ज़्यादा लोग मिलकर फिक्स कैपिटल या फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करेंगे पर पर्सन कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। अगला पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आप अपने काम को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 3 नए नए काम, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट दोस्तों अपने आप ही बढ़ जाएगी। ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहोगे तो ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए दोस्तों, क्योंकि नए काम के लिए नया पैसा लगता ही लगता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दोस्तों हमारे करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करी जाती है, जिसमें आपका बिल रिसीवेबल्स, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, इन सब में पैसा आप लगाते हैं। इसमें हमारे दोस्तों नेट वर्किंग कैपिटल भी आती है, जिसको हम लोग एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी कहते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। आप लोगों ने रेशियो एनालिसिस चैप्टर में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है सारा का सारा। बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो कि आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करके चलते हैं दोस्तों। पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर बिजनेस कहता है अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है तो आपको बहुत सारे लेबर भी लगेगी, बहुत सारे आपका आना जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, मशीनें भी हैं, उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है, बिजली का बिल भी है, फ्यूल के एक्सपेंस भी है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन अगर आपका काम ट्रेडिंग का है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा स्केल है दोस्तों हमारा। स्केल से पहले हमारे पास बिजनेस साइकिल वाला पॉइंट है दोस्तों। बिजनेस साइकिल वाला पॉइंट समझ लेते हैं। बिजनेस साइकिल वाला पॉइंट कहता है 2 तरह के बिजनेस साइकिल होती है दोस्तों हमारी। एक का नाम है हमारी बूम पीरियड वाली और एक होती है हमारी रिसेशन या डिप्रेशन पीरियड वाली। बूम पीरियड में हर कंपनी की सेल बहुत लाजवाब होती है, इसलिए उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। जबकि रिसेशन या डिप्रेशन पीरियड में वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है, क्योंकि मार्केट में मंदा छाया होता है, कोई इंसान सामान खरीदना पसंद नहीं करता। ठीक है। तीसरा हमारा प्रोडक्शन साइकिल है। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब एक प्रोडक्ट को बनने में और मार्केट में पहुंचने में कितना टाइम लगता है उसको प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन साइकिल बहुत लंबी है, बहुत टाइम लगता है प्रोडक्ट को बनने में, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ साइट्स में या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। बहुत पैसा लगेगा, पहले बनाओ 6 महीने 7 महीने साल तक बनाओ और उसके बाद बेचो। तो पहले सारा पैसा घर से लगाओ, बाद में कमाओ, इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है। उससे अगली दोस्तों हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है। अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को लेके चलते हैं, बहुत मेहनत से लेके चलते हैं, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी का मेन पर्पस होता है कॉस्ट को कम से कम करना। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, हमारी बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एफिशिएंसी। अगला पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर आपका जो रॉ मटेरियल है वो पूरे साल अवेलेबल रहता है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन अगर वो आता ही सिर्फ साल में 6 महीने 3 महीने 2 महीने 15 दिन 10 दिन 20 दिन, तो आपको एक ही बारी में पूरे साल का खरीद के रखना पड़ेगा, इसलिए आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी दोस्तों। ध्यान के चलेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। तरक्की करना चाहते हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रखना, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो तरक्की नहीं हो सकती दोस्तों। अगला पॉइंट लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन के ज़माने में कॉम्पिटिटर को हराने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए 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 चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर को हराना है तो पैसा ही हरा सकता है, कोई और नहीं हरा सकता। तो उसको ध्यान रख के चलेंगे। तो कंपटीशन अगर मेंटेन करना है, कस्टमर को प्रॉपर सप्लाई करनी है, टाइमली सप्लाई करनी है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। अगला इन्फ्लेशन है। महंगाई ने तो भैया कमर ही तोड़ रखी है सबकी, अपना बहुत ज़्यादा अच्छे जानते हैं। महंगाई ने हर चीज़ की रिक्वायरमेंट को बढ़ा दी, इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ गई, क्योंकि सामान ऑलरेडी सारे के सारे क्या हो चुके हैं, महंगे हो चुके हैं। उतना ही सामान खरीदने में पहले से ज़्यादा पैसा लगता है दोस्तों। अगला सीजन फैक्टर है। अगर आपके प्रोडक्ट का सीजन आ चुका है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लगेगी, और अगर आपके प्रोडक्ट का सीजन नहीं है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नॉर्मल लेवल की चलती रहेगी। अगला क्रेडिट अलाउड। अगर आप लोगों को उधार पे सामान दे रहे हैं, लेबर उधार नहीं करेगी, रॉ मटेरियल वाला हो सकता है आपसे उधार करे ना करे अपना, तो आप उधार बांट रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट का उधार बांट रहे हैं, जबकि आपको उधार मिले ना मिले कुछ नहीं पता अपना, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्रेडिट अवेल्ड है। क्रेडिट अवेल्ड कहता है कि अगर आपको उधार मिल गया तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि मुझको पेमेंट करनी है फ्यूचर में। और लास्ट पॉइंट दोस्तों मेरा आता है जिसका नाम है स्केल ऑफ ऑपरेशन। 2 तरह के स्केल होते हैं दोस्तों, एक का नाम है लार्ज स्केल, एक का नाम है स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, लार्ज स्मॉल, लार्ज स्मॉल, लार्ज स्मॉल। लार्ज स्केल पे काम करो दोस्तों तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, और स्मॉल स्केल पे काम करो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी दोस्तों। ये था हमारा पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको मैंने आपको समझाया बहुत ही शानदार तरीके से। हर एक फैक्टर को लेके चलाऊँ, चाहे वो शॉर्ट में लेके चलाऊँ दोस्तों। मुझे उम्मीद आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। कल मैराथन सीरीज में 2 सैंपल पेपर आपको मिलने वाले दोस्तों, एक सुबह 11 बजे, दूसरा शाम के 5 बजे। और उम्मीद है ये 2 पेपर आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर में धूम मचाने वाले हैं, और आपको मैक्सिमम पेपर इन 2 पेपर से ही मिलने वाला है।
आप बहुत अच्छे से इन 2 पेपर का फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। तो अभी सब्सक्राइब करिए और इन पेपर को देखना मत भूलिएगा दोस्तों, कल 11 बजे और शाम के 5 बजे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।